और बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और नीट शास्त्र को आप फॉलो कर रहे हैं और जो क्रैश कोर्स हम आपके लिए लेके आए हुए हैं, इसको आप एज़ इट इज़ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है? तो फिर से स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म नीट शास्त्र पर। मेरा नाम है प्रतीक सिंह, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बस्ती। बच्चों, आज प्लांट फिजियोलॉजी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आप एक चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन। आज हम डील करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे। वन शॉट ये चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा एक वीडियो में, ठीक है? तो बस वीडियो के साथ बने रहिए। जो कंसेप्ट्स और जो चीजें मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, इनको रिवाइज करते रहिए, ठीक है? चैप्टर खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, नीट शास्त्र ऑफिशियल। वहां से जाके आप इस चैप्टर का पीडीएफ नोट डाउनलोड करें, ठीक है? एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और कोई भी डाउट आते हैं अगर आपको, ठीक है, चैप्टर के दौरान अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मुझसे पूछेंगे, ठीक है? कंटिन्यू करते बच्चों, ठीक है, नीट के लिए। और इस बार आप संकल्प लीजिए हमारे साथ कि इस क्रैश कोर्स को फॉलो करके आप नीट में बायोलॉजी में 340 प्लस जरूर स्कोर करेंगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट से हर साल बायोलॉजी में 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है? तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि हम इस चैप्टर को इस तरह से कवर करें कि वो जो हमारे 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से हैं, ठीक है? वो ज़रूर से हम अपने इस क्रैश कोर्स में उसको कवर करें और वो बिल्कुल होगा। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है? तो रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप enzyme controlled biological oxidation of complex food to release energy, and most of energy is used to synthesize ATP. मल्टी स्टेप है, मल्टी स्टेप एंजाइम कंट्रोल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड। कॉम्प्लेक्स फूड का मल्टी स्टेप कंट्रोल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन है एनर्जी रिलीज करने के लिए, ठीक है, जिससे कि एटीपी का फॉर्मेशन। एनर्जी यूज्ड टू कैरी आउट वेरियस प्रोसेसेस लाइक एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, ब्रीदिंग, रिप्रोडक्शन। एनर्जी क्या करोगे? इतने सारे प्रोसेसेस करोगे, एब्जॉर्प्शन करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे, मूवमेंट करोगे, ब्रीदिंग करोगे, रिप्रोडक्शन करोगे। एनर्जी स्टोर्ड इन द सीसी बॉन्ड, जो कार्बन है ना, जैसे कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है तुम्हारा, कार्बन हुआ, ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज हुआ, फैट हुआ, ठीक है, तो इनके बॉन्ड्स में एनर्जी होता है। जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है? और इसी एनर्जी जो रिलीज होती है, हम इसको एटीपी बना के उसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं और फिर जहां जरूरत पड़ती है एटीपी का ब्रेक डाउन करते हैं और हम उस एनर्जी को यूज करते हैं अपने हिसाब से। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है? तो एंजाइम सबस्ट्रेट जो भी है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स को हम तोड़ते हैं, तो एक तरह का एक्सर्गोनिक प्रोसेस, मतलब एनर्जी रिलीज करता है। रेस्पिरेशन इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप वाइज मैनर एंड कंट्रोल्ड बाय एंजाइम। एनर्जी जो है वो स्टेप वाइज मैनर में रिलीज हो रही है, ठीक है, और एंजाइम्स के द्वारा कंट्रोल हो रही है। तो रेस्पिरेशन बच्चों है क्या? रेस्पिरेशन है मल्टी स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, एंजाइम कंट्रोल्ड है, ठीक है, और एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड हीट। बट इसके साथ अगर तुम इसको कंबशन से कंपैरिजन करोगे तो कंबशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसमें कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है और एनर्जी जो रिलीज होता है सिर्फ और सिर्फ हीट के फॉर्म में ही रिलीज होता है, ठीक है? तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई तुम्हारी रेस्पिरेशन। अब बच्चों, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? जो भी चीज से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को करा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। सब्सटेंसेस या फूड यूज्ड इन रेस्पिरेशन। तो हमारी प्रायोरिटी क्या है उसकी? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट बॉडी में, ठीक है, उसके बाद फैट, उसके बाद बच्चों प्रोटीन्स और उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है? तो ये बॉडी की प्रेफरेंस है। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का प्रेफरेंस क्या है? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर प्रोटीन्स या अमीनो एसिड और उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है? अब देखो बच्चों, अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लोगे ना तो उससे अप्रोक्सीमेटली 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? उससे अप्रोक्सीमेटली इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 किलो कैलोरी और 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी। ये डाटा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? सिर्फ समझ लो कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी, 1 ग्राम प्रोटीन से 4.5 किलो कैलोरी और 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फैट्स आर नॉट द फर्स्ट चॉइस एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तुम पूछोगे ना, जब फैट से 1 ग्राम फैट से 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो फैट को ही हमने प्रायोरिटी में आगे क्यों नहीं रखा? इसलिए नहीं रखा कि जो एनर्जी
जो भी कंपाउंड्स हाइड्रोजन डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन रिच होते हैं और ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं, वो एनर्जी तो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बट उनके ब्रेकडाउन में ऑक्सीजन उतना ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे कि फैट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन कम होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का कोई एक मॉलिक्यूल लो, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो, और तुम फैट का कोई मॉलिक्यूल लो और उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखो, तो तुम देखोगे कि फैट्स में ऑक्सीजन बहुत कम रहता है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैंने इसलिए बोला है कि कंपैरिजन तो बराबर वालों के साथ की जाती है ना, इसलिए एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो तुम इजीली कंपेयर कर पाओगे। तो फैट इसीलिए तुम्हारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के पहले प्रायोरिटी में आगे नहीं है, क्योंकि एनर्जी तो ज़्यादा रिलीज़ करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की डिमांड भी ज़्यादा है उनके ऑक्सीडेशन के लिए। और फिर उतनी ऑक्सीजन बाहर से सप्लाई ऑक्सीजन, क्योंकि प्लांट्स के लिए लिमिटेड है ना, रेस्पिरेशन कर रहे हैं तब ना उनको ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है? इसीलिए फैट हमारे लिए मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आगे नहीं है, ठीक है? रेस्पिरेशन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक हो गया फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, जिसमें फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स में यूज़ होते हैं। दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक, जिसमें प्रोटीन्स यूज़ होता है एज़ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। आगे देखो बच्चों, रेस्पिरेशन इसके अलावा जो अभी पिछला क्लासिफिकेशन देखा वो ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट था। ये रेस्पिरेशन एरोबिक या एनारोबिक, ये ऑक्सीजन के बेसिस पे है कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन एब्सेंट होता है और इनकम्प्लीट या पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, CO2 वाटर और 36 या 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। 36 होता है, 38 होता है, वो शटल सिस्टम जब पढ़ोगे तब समझ में आएगा। ये कहाँ पे होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, साइटोप्लाज्म में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके एग्जांपल्स क्या-क्या हैं? क्रेब्स साइकिल, ईटीएस एंड लिंक रिएक्शन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है तुम्हारा, उसमें CO2 और 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है, और ये होता है कहाँ है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, इसके लिए जरूरत नहीं होता। एनारोबिक रेस्पिरेशन तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। इसका एग्जांपल है लैक्टिक एसिड और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, मतलब लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन और अल्कोहल का फर्मेंटेशन। तो रेस्पिरेशन बच्चों प्रोसेस तुम्हारा दो तरह का हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट या एब्सेंट, एरोबिक या एनारोबिक, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे देखो, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। अब देखो हम सीधे एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लाइकोलिसिस कॉमन होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या है, ये ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है, यही है ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज द ईएमपी पाथवे, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस आल्सो नोन एज द ईएमपी पाथवे, एम्पडेन, मेयरहॉफ एंड पर्नास पाथवे, जो तीन साइंटिस्ट ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था, उसके बेसिस पर हम इसको बोलते हैं ईएमपी पाथवे। ये होता है साइटोप्लाज्म में, इसका साइट है साइटोप्लाज्म, साइटोसॉल, और ये सीरीज ऑफ 10 रिएक्शंस है, 10 सीरीज रिएक्शंस है, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव मेटाबॉलिक पाथवे occurring in all the organisms. Most primitive metabolic pathway है ये, occurring in all organisms either aerobic or anaerobic, ठीक है। इसमें देखो बच्चों दो फेज होता है, एक प्रिपरेटरी फेज होता है, ये एनर्जी कंजम्पशन फेज होता है, और दूसरा होता है पे ऑफ फेज, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। हो क्या रहा है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। यहाँ पे ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सेकाइनेज एंड मैग्नीशियम 2 प्लस। यहाँ पे एक एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंजेस टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोआइसोमरेज। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट चेंजेस टू फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक एटीपी यहाँ यूज हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पीएफके, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, पीएफके, इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2+, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे इसमें प्रोसेस में क्या होगा, ये जो अभी फेज देखा तुमने, ये था प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। प्रिपरेटरी फेज या एनर्जी कंजम्पशन फेज। इसके बाद का जो फेज आता है वो है पे ऑफ फेज, ठीक है। उसमें एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पे एनर्जी कंजम्पशन हुआ, यहाँ पे दो एटीपी यूज हुआ ना। कहाँ कहाँ एटीपी यूज हुआ, देखो, एक बार ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और दूसरी बार फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट करने में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। आगे का जो दूसरा फेज है वो फेज है पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज या एनर्जी प्रोडक्शन फेज। इसमें देखो क्या हुआ, जो तुम्हारा फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट था वो एल्डोलेज के प्रेजेंस में 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है,
और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP इन दोनों में कन्वर्ट होता है। अब जो इसमें 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये 97% होता है और 3% ही सिर्फ उसका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और ये दोनों है क्या, ये तुम्हारे तुम्हारे दोनों दोनों के दोनों ट्राइओस फॉस्फेट है, ठीक है। ये आपस में भी कन्वर्ट हो सकते हैं ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज की मदद से, ठीक है। तो जितना भी डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनता है वो फिर से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों ये साइकिल आगे चलती है। अब देखो ये जो तुम्हारा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट तुम्हारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि अब जो भी चलेगी ना प्रोसेस वो इनटू 2 करके लिखा हुआ है, क्योंकि फाइनली जो सीरीज चल रही है ना तुम्हारी, ये सब कुछ चल रहा है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होके चलेगा। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे रिएक्शन नहीं करेगा, ये फिर से वापस से 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होगा और फिर यही आगे चलेगा। इसीलिए हर जगह इनटू 2 लिखा हुआ है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो तुम्हारा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। अब आगे कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। वो आगे कन्वर्ट होगा 3 पीजीए मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। वो कन्वर्ट होगा आगे 2 पीजीए में, फिर फॉस्फोइनोल पाइरुवेट पेप में और फिर फाइनली पाइरुविक एसिड में। एंड पाइरुविक एसिड इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पाइरुविक एसिड क्या है, की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस है। फर्दर तुम यहाँ देखते जाओ कौन कौन सी एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं और कौन कौन से यहाँ पे कितने एटीपी का कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से जब 3 पीजीए बना तो एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे दो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि दो मॉलिक्यूल। फर्दर नीचे आओगे यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बना और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट से फर्दर जब पाइरुविक एसिड बना तो यहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। और ये जो फाइनल रिएक्शन है ये अकर हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्टाइनेज, ठीक है। पेप्टाइनेज या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट काइनेज या फिर सिर्फ पाइरुवेट काइनेज। और ये जो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम था पिछली वाली स्लाइड में, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज दैट इज नोन एज पेस मेकर ऑफ ग्लाइकोलिसिस या रेट लिमिटिंग एंजाइम। मतलब उसी एंजाइम की वजह से ग्लाइकोलिसिस की पेस डिफाइन की जाती है, ठीक है। वो ज्यादा होगा तो ग्लाइकोलिसिस जल्दी चलेगा, वो एब्सेंट होगा या स्लो होगा तो ग्लाइकोलिसिस स्लो चलेगा। आगे देखो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में, स्टक हो गया ये, वीडियो पॉज हो गई होगी। हाँ देखो एनर्जेटिक्स क्या क्या है, ठीक है। इसके एनर्जेटिक्स क्या क्या है। 4 एटीपी प्रोड्यूस डायरेक्टली, ठीक है। 4 एटीपी डायरेक्टली प्रोड्यूस हुआ, एसएनपी हुआ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, और 2 एटीपी तुम्हारा कंज्यूम हुआ था प्रिपरेटरी फेज में, ठीक है। तो डायरेक्ट एटीपी का 2 गेन हुआ, 2 एटीपी डायरेक्ट गेन, ठीक है। अब इसके बाद देखो बच्चों पिछली वाली स्लाइड में देखो एनएडीएच का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है। यहाँ पे जब 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड चेंज हो रहा है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, तो यहाँ पे एनएडी प्लस से एनएडीएच बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों NAD से NADH बन रहा है, NADH प्लस 2H प्लस, ठीक है। तो ये जो NADH प्लस 2H प्लस है जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है, ETS में जाता है, ठीक है, तो एक NADH2 से 3 ATP बनता है, तो टोटल 2 NADH2 से 6 ATP बनेगा। तो तुम्हारा टोटल 6 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। 6 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है, 8 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है टोटल। 2 एटीपी तुम्हारा डायरेक्ट गेन और 6 एटीपी का तुम्हारा इनडायरेक्ट गेन। तो टोटल तुम्हारा बच्चों ग्लाइकोलिसिस में 8 एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट गेन एटीपी का सिर्फ 2 है और 2 तुम्हारा NADH2 का मॉलिक्यूल बन रहा है। इसके बाद देखो बच्चों जो NADH2 और FADH2 होता है इनको हम बोलते हैं रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स, ठीक है। इनको हम बोलते हैं रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स या रिडॉक्स इक्विवेलेंट, ठीक है। रेड्यूस्ड कोएंजाइम्स या रिडॉक्स इक्विवेलेंट। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन बच्चों क्या होता है। फॉस्फोराइलेशन होता है एटीपी सिंथेसिस, मतलब एटीपी की सिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। और ये दो तरह का होता है। क्या क्या होता है, एक होता है SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन दो तरह का, एक है SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है, फॉस्फेट ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ATP और GDP टू सिंथेसाइज ATP या GDP, ठीक है। जो सबस्ट्रेट है उसका फॉस्फेट यूज करके एडीपी से हम एटीपी बना दे रहे हैं या जीडीपी से हम जीटीपी बना दे रहे हैं। यहाँ पे ईटीपी का डायरेक्ट सिंथेसिस होता है
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, जो रेड्यूस्ड कोएंजाइम है तुम्हारी, मतलब NADH2 या FADH2 है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाती हैं, इनको ऑक्सीडेशन होता है और उसके बाद एटीपी का फॉर्मेशन होता है। NADH2 तुम्हारा हमेशा 3 एटीपी का फॉर्मेशन करता है और FADH2 से तुम्हारा 2 एटीपी बनता है। एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है बच्चा, इस बात को याद रखना। एक NADH2 मॉलिक्यूल जब ETS में जाता है तो वहां से तुम्हें 3 एटीपी मिलता है। ठीक है, 3 एटीपी का प्रोडक्शन होता है और एक FADH2 मॉलिक्यूल जब ETS में जाता है तो वहां से तुम्हें 2 एटीपी मिलता है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में एटीपी का डायरेक्ट सिंथेसिस होता है। पीओ रेशियो बच्चों देखो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज्ड रेशियो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिड्यूस्ड कोएंजाइम। तो 3:1 होता है NADH2 के लिए और 2:1 होता है FADH2 के लिए। मतलब एटीपी कितना बना इस टू कितना मॉलिक्यूल लगा रिड्यूस्ड कोएंजाइम का। तो NADH2 के लिए 3:1 और FADH2 के लिए 2:1। ठीक है, इसको 1:3 कर दोगे अगर NADH2 के लिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ वन रिड्यूस्ड कोएंजाइम। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, फेट ऑफ पाइरुवेट। अब जो पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बना ना साइटोप्लाज्म में, उसका फर्दर क्या होगा, ग्लूकोज से पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड बन गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गई। अब देखो, अगर उसको ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फर्दर उसका और ब्रेक डाउन होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट CO2 H2O 36 या 30 एटीपी शटल सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, कौन सा शटल ऑपरेट करेगा तो 36 या 38 एटीपी मिलेगा। और ये प्रोसेस होगा तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में और ये कॉमन है हायर एनिमल्स और प्लांट्स में। अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो सकता है या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो सकता है। मतलब कि जो तुम्हारा पाइरुवेट है उसका फर्दर और अभी ब्रेक डाउन होना बाकी है, चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ना हो। ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, फाइनल प्रोडक्ट CO2 मिलेगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा, तो इथाइल अल्कोहल CO2 और एटीपी मिलेगा 2। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा तो तुम्हें लैक्टिक एसिड मिलेगा और 2 एटीपी मिलेगा। मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन अगर होगा तो 2 एटीपी ही मिलेगा, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो चाहे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो। और जो तुम्हारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस है, ये बच्चों साइटोप्लाज्म में ही होता है और ये मोर कॉमन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स लाइक यीस्ट है। जबकि तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन कॉमन इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स है। ठीक है, कॉमन ये एनिमल्स में, हायर एनिमल्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, आगे बच्चों देखो फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन occurring in prokaryotes and unicellular eukaryotes commonly. Fermentation a type of anaerobic respiration. anaerobic respiration एक तरह का प्रोकैरियोट्स में होता है या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में होता है। डिस्कवर्ड बाय गे लुजैक। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, ईस्ट के द्वारा होता है। एग्जांपल सैक्रोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है, इसको फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है, ईस्ट जो है वो फैकल्टेटिव एनारोब है। ठीक है, दो पायरुविक एसिड होता है, दो पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल जो बना तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस में, उससे दो एथनॉल और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और ये दो स्टेप प्रोसेस में होता क्या है, ये जो पायरुविक एसिड है CH3COCOOH, pyruvate decarboxylase in the presence of Mg2 plus the acetaldehyde बना plus 2CO2 बना। Further acetaldehyde 2NADH2 plus 2H plus in the presence of alcohol dehydrogenase, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज बनाता है इथेनॉल प्लस 2NAD प्लस। और ये जो NAD प्लस बना ना, ये फिर से तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाता है। ठीक है, फर्दर ये जो बच्चों NOD प्लस बना, ये फिर से ग्लाइकोलिसिस में यूज हो जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रोसेस हो गई फर्मेंटेशन। ठीक, आगे देखो बच्चों, ये हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब तुम्हें पढ़ना है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट बच्चों जो है फर्मेंटेशन में वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तुमने देखा कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो करा रहा है वो ईस्ट करा रहा है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। वैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया में हो रहा है, लैक्टोबैसिलस लैक्टी। ठीक है, यहाँ जो हो रहा है, जो पायरुविक एसिड है, दो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल था, that is in the presence of lactate dehydrogenase utilizing NADH in the form of NAD+. NADH को NAD+ में कन्वर्ट कर दिया, forms two molecule of lactic acid. ठीक है, और ये NAD+ again became available for glycolysis.
During vigorous exercise, lactic acid gets synthesized in muscles due to oxygen deficiency resulting in muscle cramps या pain. ठीक है? Later on, lactic acid is broken down. In both fermentation, NADH2 is reoxidized slowly to NAD plus so that glycolysis remain continue. ठीक है, already बता चुका हूँ. Less than 7% of energy of glucose released and most of which is used to generate ATP. ठीक है, 2 ATP. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोज की ना हम 7% एनर्जी ही यूटिलाइज कर पाते हैं. कंप्लीट ऑक्सीडेशन तो हुआ नहीं, तो पूरा का पूरा ग्लूकोज CO2 में कन्वर्ट हुआ नहीं, सारे बॉन्ड्स टूटे नहीं, इसीलिए सारी एनर्जी को हम रिलीज नहीं करा पाए और यूज नहीं कर पाए. बट जितनी भी एनर्जी रिलीज हुई 7% में, उसमें मोस्ट ऑफ इट हमने यूटिलाइज कर लिया एटीपी का फॉर्मेशन और 2 एटीपी मिला हमने. ठीक है. When the concentration of alcohol reaches about 13%, yeast poison themselves to death. ठीक है. ये जो यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, पायरुविक एसिड से, सॉरी, पायरुविक एसिड से अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो अल्कोहल बन रहा था ना, ठीक है, पिछली वाली साइड में, तो जब उसका कंसंट्रेशन 13% पहुंचता है, तब ईस्ट खुद ही मर जाती हैं. ठीक है, उसके पॉइजन से. अब बच्चों देखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है. अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक होता है मैट्रिक्स, एक होता है इनर मेम्ब्रेन. मैट्रिक्स में कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, मैट्रिक्स होता है लिंक रिएक्शन, टीसीए साइकिल और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है. मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स जो है, वहां पे लिंक रिएक्शन हो रहा है, टीसीए साइकिल होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. इनर मेम्ब्रेन में तुम्हारा ईटीएस है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन. ठीक है, ये दो चीजें होती है इनर मेम्ब्रेन. अब लिंक रिएक्शन या गेटवे रिएक्शन क्या होता है, ये इंटरमीडिएट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद. ये इंटरमीडिएट स्टेप है टीसीए साइकिल में जाने के लिए. साइड का इसका माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ऊपर देख ही रहे हो. ठीक है. तो लिंक ग्लाइकोलिसिस टू टीसीए साइकिल, oxidative decarboxylation of pyruvic acid occurs to produce 2-acetyl coenzyme A, जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है. होता क्या है इसमें, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होता है. किसका, पायरुविक एसिड का. तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब एक कार्बन गया. ठीक है. तो पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड था, उससे एक कार्बन गया, तो एसिटिल कोएंजाइम बन गया व्हिच इज 2 कार्बन कंपाउंड. The above reaction is catalyzed by PDH, pyruvate dehydrogenase complex. Pyruvate dehydrogenase complex से above enzyme जो above reaction जो है वो catalyze हो रहा है, मतलब कि conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A. ये जो process है, यहाँ पे जो enzyme involved है वो है pyruvate dehydrogenase complex. ठीक है. ये जो PDH है, ये मल्टी प्रोटीन या एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, जिसके 5 कंपोनेंट्स हैं. कितने कंपोनेंट्स हैं, 5, 5. जो 5 कंपोनेंट्स है बच्चों, उनके नाम देख लो, Mg2+, NAD+, TPP, CoA और लिपोइक एसिड. ठीक है. थाइमीन पायरोफॉस्फेट. ये जो TPP है, इसका फुल फॉर्म है थाइमीन पायरोफॉस्फेट कोएंजाइम में लिपोइक एसिड. तो 5 कंपोनेंट्स कौन-कौन से हैं तुम्हारे पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के, Mg2+, NAD+, थाइमीन पायरोफॉस्फेट, कोएंजाइम ए और लिपोइक एसिड. यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 NAD प्लस प्लस 2 कोएंजाइम ए. 2 पायरुविक एसिड प्लस 2 NAD प्लस कोएंजाइम ए, PDH कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ Mg2 प्लस बना दिया 2 एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस 2 CO2 प्लस 2 NADH प्लस 2H प्लस. अब ये जो 2 NADH बना, ये ATS में जाएगा तो 6 ATP का फॉर्मेशन करेगा. ये जो एसिटिल कोएंजाइम है, इसी को हम बोलते हैं लिंक मॉलिक्यूल. लिंक मॉलिक्यूल क्योंकि ये एंटर करता है टीसीए साइकिल में, तो इसने लिंक किया ना ग्लाइकोलिसिस को टीसीए साइकिल से. अब बच्चों सामने देखो, तुम्हारे टीसीए साइकिल आ रहा है. टीसीए साइकिल इज आल्सो नोन एज द ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल. ठीक है. साइट इसका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. देखो बच्चों, क्योंकि ये पूरी की पूरी साइकिल थी, तो स्लाइड में इसको एडजस्ट करने के लिए ये काफी छोटी हो गई है. ठीक है. अगर तुम्हें नहीं समझ में आता तो तुम टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ और सेम इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो. ठीक है. फिर सारी चीजें समझ पाएंगे. ठीक है. देखो, पायरुविक एसिड कहाँ बना, पायरुविक एसिड किसका प्रोडक्ट है, ग्लाइकोलिसिस का. ठीक है. पीडीएच NADH से NADH2 एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंपाउंड. अब ये एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ एंटर कर जाएगा, ये एंटर कर जाएगा टीसीए साइकिल में. ये हो गया लिंक रिएक्शन तुम्हारा. ठीक है. टीसीए साइकिल में गया, सिट्रिक एसिड के साथ मिलकर बनाया सिस एकोनिक्टिक एसिड. ठीक है. वो फर्दर आइसोसिट्रेट बनाया, फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फिर अल्फा कीटो ग्लूटरेट, फिर सक्सिनिल कोएंजाइम में. ठीक है. फिर सक्सिनिक एसिड,
फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड और फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड प्लस एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन बनाए सिट्रिक एसिड, एकोनिक्टिक एसिड, आइसोसिट्रेट, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड और फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब देखो बच्चा पूरे स्टेप में कहाँ पे, पूरे साइकिल में कहाँ पे क्या-क्या हो रहा है वो इम्पोर्टेंट। देखो यहाँ पे देखो NADH से NADH2 बना इस स्टेप में, ठीक है? यहाँ पे एटीपी या जीडीपी से एटीपी या जीडीपी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ। फिर यहाँ पे देखो FAD+ से FADH2 बना, ठीक है? बच्चों ये साइकिल तुम्हें एज़ इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है? अब इसको ट्रिक बना के याद करो चाहे कैसे भी याद करो। साइकिल को मैंने लिख-लिख के प्रैक्टिस किया था तब जाके मुझे याद हुआ था, ठीक है? और एनसीईआरटी में ना ये कंप्लीट साइकिल नहीं दी हुई, ठीक है? बट अच्छा यही होगा कि तुम ये पूरी की पूरी साइकिल याद, ठीक है? जनरली मैं तुम्हें हमेशा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोलता हूँ बट इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली तुम ये पूरी साइकिल ऐसे ही याद, ठीक है? तब जाके तुम्हारे एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टीसीएस साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये साइकिल तुम्हें याद होनी ही चाहिए। अब बच्चों इस साइकिल से देखो छुटकारा मिलेगा नहीं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जाओगे ना तो फिर से टीसीएस साइकिल आएगा, फिर से ग्लाइकोलिसिस आएगा, सारी चीज़ें आएँगी वहाँ, ठीक है? तो ये जो प्लांट फिजियोलॉजी से हमेशा ये लगता है ना कि इसका कोई काम नहीं है, एक बार सिलेक्शन हो गया, तो नहीं, ये सारी चीज़ें ना फिर से काम आती हैं, ठीक है? तो टीसीएस साइकिल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखो कितने बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ, यहाँ पे एक बार हुआ, ठीक है? बाकी देखो NAD से NAD+, NAD+ से NADH2, ठीक है? फिर यहाँ पे FAD+ से FADH2, फिर यहाँ पे NAD+ से NADH2। मतलब 3 बार NAD+ से NADH2 बन रहा है, एक बार FAD+ से FADH2 और एक बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, ठीक है? बाकी देखो बच्चों अगली स्लाइड में देखो। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो था 4 कार्बन कंपाउंड यही है इनिशियल एक्सेप्टर ऑफ एसिटिल कोएंजाइम AC के साथ मिलके सिट्रिक एसिड बन रहा है। तो एक टर्न जो टीसीए साइकिल का हुआ यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हुआ मतलब 2 बार CO2 रिलीज हुआ, 4 ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हुए, 4 ऑक्सीडेटिव में 3 बार NAD+ से NADH2 बना और 1 बार FAD+ से FADH2 बना और 1 बार सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो टोटल इसका एनर्जेटिक्स देखो ध्यान से 4 ऑक्सीडेशन में 3 NADH2 से 9 एटीपी बना और एक FADH2 से 2 एटीपी बना, ठीक है? और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से 1 एटीपी, तो टोटल 12 एटीपी का गेन हुआ, ठीक है? सॉरी। तो टोटल तुम्हारा बच्चों 12 एटीपी का गेन हुआ टीसीए साइकिल, ठीक है? आगे देखो। तो 2 बार ये टीसीए साइकिल होगा ना क्योंकि 2 एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहे हैं एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से। ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड से फर्दर 2 तुम्हारा एसिटिल कोएंजाइम ए और फिर 2 एसिटिल कोएंजाइम ए तो 2 बार ये साइकिल चलेगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है? तो जब 2 बार चली तो टोटल 24 एटीपी मिला, ठीक है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है यहाँ पे ये मार्कर एंजाइम present on the inner mitochondrial membrane and links TCA to ETS. सक्सिनिल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में है और ये टीसीए साइकिल को ईटीएस से लिंक कर रही है, ठीक है? सक्सिनेट थायोकाइनेज एंजाइम इज जीडीपी लिंक्ड इन एनिमल सेल्स whereas in plant cells it is ATP linked। यहाँ पे देखो बच्चों जो साइकिल थी, साइकिल को ध्यान से देखो अगर, वहाँ पे तुमने देखा होगा कि जब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो वहाँ पे एटीपी टू जीडीपी लिखा हुआ था मैंने, एटीपी टू एडीपी, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, एटीपी एडीपी या जीडीपी से एटीपी या जीडीपी, ठीक है? तो ये बस डिपेंड कर रहा है कि ये साइकिल प्लांट में चल रही है या एनिमल में चल रही है। यहाँ जो साइक्सिनेट थायोकाइनेज है, अगर यही सेम रिएक्शन अगर तुम्हारी ना प्लांट्स में चल रही होगी बच्चों तो एटीपी बनेगा और एनिमल्स में चल रही होगी, ह्यूमंस में चल रही होगी तो जीटीपी बनेगा, ठीक है? एटीपी बनेगा प्लांट्स में, जीटीपी बनेगा एनिमल्स में, बस। फॉर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड के लिए एक लिंक रिएक्शन होगा और एक टीसीए साइकिल होगा, ठीक है? एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज एक्ट्स एज डिहाइड्रोजिनेज एज वेल एज डी कार्बोक्सिलेज, ठीक है? ये एनसीईआरटी की लाइन है कि अल्फा कीटोग्लूटारेट एंजाइम जहां पे यूज हो रहा है वहां पे डीहाइड्रोजिनेशन भी हो रहा है, ठीक है? एज वेल एज डी कार्बोक्सिलेशन दोनों काम हो रहा है वहां पे, ठीक है? तो पायरुविक एसिड प्लस 4 NAD+ फॉर 4H2O प्लस ADP प्लस IP प्लस FAD+
Inner mitochondrial matrix, acetyl coenzyme A, 3 CO2 plus 4 FADS2 plus NADS2 plus FSG plus H2O plus ATP. ये तुम्हारी पूरी की पूरी रिएक्शन है कंबाइनिंग द लिंक रिएक्शन एंड द TCA साइकिल फॉर वन पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल। ग्लाइकोलिसिस के बाद एक पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल का ये पूरा रिएक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको बच्चों ध्यान से अगर एक बार पढ़ोगे तो फिर सारी चीजें, ठीक है, सारा एटीपी सारा जीडीपी कैसे क्या कैलकुलेशन है एनर्जेटिक्स का सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। फर्दर देखो बच्चों ईटीएस के बारे में हम पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ सिचुएटेड है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईटीएस इज टू रीऑक्सीडाइज reduced coenzymes to generate NAD+ और FAD+, ठीक है। जो NAD+ से NADH2 बन रहा है और FAD+ से FADH2 बन रहा है reduced coenzyme, तो ईटीएस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन फंक्शन है कि उनके वापस से हम NAD+ और FAD+ रीजनरेट करें, ठीक है, और इसी में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो क्या होता है, जनरेशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट टू सिंथेसाइज एटीपी बाय एटीपी सिंथेज, ठीक है। एटीपी सिंथेज की मदद से हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं बाय जनरेटिंग अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। दिस इज नोन एज कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पी मिचेल, ठीक है। दिस इज नोन एज कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस गिवन बाय पी मिचेल। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट दैट इज नोन एज पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। 5 एंजाइम्स और प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्वड। यहाँ भी 5 एंजाइम्स या प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व हैं और ईटीएफ में दो प्रोसेस हैं। एक तुम्हारा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ईटीसी, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक है, और दूसरा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसमें कॉम्प्लेक्स 5 इन्वॉल्व हो रहा है। ये देखो बच्चों यहाँ पे ये है जो है ये है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद ये अंदर मेम्ब्रेन है, ये इसका क्रिस्टिया है, ठीक है। और ये जो रेड कलर है ये G0 G1 पार्टिकल है, G0 G1, ठीक है। अंदर ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में क्या हो रहा है, एटीपी प्लस आईपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन F0 F1 पार्टिकल्स। और देखो जो इनर जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, ठीक है, जो दोनों लेयर्स के बीच का स्पेस है, मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है, वहां पे H+ ज्यादा है, ठीक है, तो पीएच कम होगा। H+ ज्यादा है तो एसिडिक पीएच होगा, पीएच कम होगा, ठीक है, एसिड एसिड की तरफ जाएगा। और जो मैट्रिक्स है उसमें H+ कम है तो पीएच ज्यादा होगा, ठीक है। बच्चों देखो प्रोसेस कैसे हो रही है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर इनर मेम्ब्रेन स्पेस, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टा, ठीक है। यहीं पे NADH2 से NADH प्लस NAD प्लस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन हो रहा है एटीपी सिंथेज, ठीक है। होता क्या बच्चों, पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू द मैट्रिक्स थ्रू F0 F1 एटीपी सिंथेज व्हिच इज कपल्ड विद एटीपी सिंथेसिस। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों लेयर्स के बीच जो स्पेस है वहां पे प्रोटॉन्स इकट्ठा हो रहे हैं और फिर जब उनका ग्रेडियंट बन जाता है तो तेजी से अंदर आते हैं। F0 F1 पार्टिकल जो है वो एटीपी सिंथेस एंजाइम की तरह काम करता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और इसी में बच्चा जो NADH2 है वो कन्वर्ट होता है NAD प्लस प्लस H प्लस में, ठीक है। तो NADH2 का जो ऑक्सीडेशन होता है तो NAD प्लस प्लस H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है। और यही NAD प्लस देखो वापस से रीजनरेट हो गया या FAD प्लस वापस से रीजनरेट हो गया और फिर जो H प्लस निकला, H प्लस जो प्रोटॉन हमें मिल रहा है उसके थ्रू हम एटीपी का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं, ठीक है। बस यही है पूरा तुम्हारा ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बच्चों, यही है। फर्दर देखो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ईटीएस, जिसमें कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर कॉम्प्लेक्स 4 तक तुम्हारा जो है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। और कॉम्प्लेक्स 5 जो है तुम्हारा F0 F1 ये तुम्हारा एटीपी सिंथेस एंजाइम। ये डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया सबसे पहले देखो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ देखो ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन ये हो गई इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ठीक है। NADH प्लस H प्लस से NAD प्लस का फॉर्मेशन हुआ या FADH2 से FAD प्लस का फॉर्मेशन हुआ। सब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, वो जाएगा यूबीक्यू में, ठीक है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूबीक्यूनोन, फिर यूबीएच2 का फॉर्मेशन होगा, 2 H प्लस अंदर गया। फर्दर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पे 4 H प्लस थे, ठीक है, वहां से इन प्रोटीन्स के थ्रू अंदर जा रहे हैं, ठीक है। फिर जाएगा आगे साइटोक्रोम सी के पास, साइटोक्रोम सी के पास फिर वो आगे जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे फाइनली जब प्रोटॉन का यहाँ ग्रेडियंट बन जाएगा अंदर, जब ढेर सारे H प्लस आयंस इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर वो तेजी से बाहर आएंगे
ठीक है। और एफ नॉट एफ वन पार्टिकल एक्ट एज द एटीपी सिंथेस एंजाइम और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों रिलीज हो रहे थे, इससे हम हाफ O2 प्लस H प्लस के साथ H2O का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये हो गया फाइनल आपका कॉम्प्लेक्स 5 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है। NADH2 का ऑक्सीडेशन हुआ 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H प्लस। UQ UB quinone accepts electron from both complex 1 and 2. 2 electron accepted by half oxygen to produce 1 water molecule. देखो बच्चों, NAD plus is the first electron donor and proton donor, and oxygen is the ultimate electron acceptor to produce water molecule. UQ, ठीक है, ubiquinone and cytochrome C both are mobile electron carriers. ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स है क्योंकि अपनी जगह ये चेंज कर सकते हैं वो बाइलेयर में जो मेम्ब्रेन है उसके, ठीक है। Cytochrome C is a small protein present on the outer surface of the inner mitochondrial membrane. Peripheral या extrinsic protein. साइटोक्रोम सी जो है ये एक स्मॉल प्रोटीन है जो आउटर सरफेस ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। 2H प्लस आर रिक्वायर्ड फॉर 1 ATP फॉर्मेशन बाय F नॉट F। ठीक है। 2H प्लस मॉलिक्यूल, 2H प्लस के जो प्रोटॉन्स, 2H प्लस प्रोटॉन है वो जब अंदर आते हैं थ्रू, तो एक एटीपी का फॉर्मेशन। NAD प्लस, देखो फुल फॉर्म से NAD प्लस का FM का और FAD का। NAD प्लस है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, FMN है फ्लैवोन्यूक्लियोप्रोटीन मोनोन्यूक्लियोटाइड, एंड FAD है फ्लैवोप्रोटीन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो याद कर लो तो ठीक, नहीं याद करो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगला टॉपिक जो है बच्चों वो है साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन या CRR। साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन या CRR ये है क्या? ये occurs in plants like spinach, pea and voodoo lily due to the presence of enzyme alternate oxidase. During CRR, most of the energy lost in the form of heat and lesser energy in the form of ATP. बस यही है साइनाइड रेजिस्टेंट रेस्पिरेशन। ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? ठीक है। जब पॉलिनेशन होता है इन प्लांट्स में तो CRR एक्टिवेट हो जाता है फ्लोरेसेंस में। ठीक है। इन फ्लोरेसेंस की वजह से जो CRR है वो एक्टिवेट हो जाता है और ये हीट प्रोड्यूस करता है टू अट्रैक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है। हीट प्रोड्यूस होगा तो ओडर भी आएगा। ठीक है। बस इसका यही सिग्निफिकेंस। ऑक्सीडेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक NADH2 या एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रियल या साइटोप्लाज्मिक NADH। जो NADH2 बना उसका ऑक्सीडेशन कैसे होता है? जो ग्लाइकोलिसिस में जो तुम्हारा NADH2 बना है, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसफर्ड होता है थ्रू ATP to synthesize ATP through electron transport system. None other intermediates of glycolytic pathway are used to synthesize any other compound. Inner mitochondrial membrane is impermeable to NADH2, so they are carried through inner matrix through shuttle system. देखो बच्चों ये जो NADH2 जो तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस के दौरान पे बना था, ठीक है, तो इससे क्या होगा? इससे डायरेक्ट सबस्ट्रेटेबल फॉस्फोराइलेशन होगा नहीं। ठीक है। इसको माइटोकॉन्ड्रिया में आना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू के थ्रू ATP का फॉर्मेशन होगा और ये NADH2 से वापस से NAD+ में कन्वर्ट होगा। ठीक है। लेकिन ये परमिएबल नहीं है ETS में आने के लिए। ठीक है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में आने के लिए ये इम्परमिएबल है। माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन NADH2 के लिए इम्परमिएबल है, तो इसीलिए उसको शटल सिस्टम के थ्रू हम माइटोकॉन्ड्रिया में भेजते हैं। शटल सिस्टम है क्या? शटल सिस्टम है क्या? देखो जो शटल सिस्टम जो है वो कैरियर प्रोटीन्स है। ठीक है। अब ये दो तरह के, मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। कौन कौन से हैं बच्चों? मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम। जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम है ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है? फ्लाइट मसल्स और ब्रेन में। ठीक है। मैलेट एस्पार्टेट शटल जो है बच्चों तुम्हारा ये वाइटल ऑर्गन से प्रेजेंट सच एज हार्ट, किडनी एंड लिवर। HKL याद कर लो। हार्ट, किडनी, लिवर, HKL में मैलेट एस्पार्टेट शटल। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम, फ्लाइट मसल्स और ब्रेन में। यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि 2 NAD से 6 ATP का फॉर्मेशन होता है, तो एक ग्लूकोज से 36 ATP। यहाँ पे 2 NADH2 से ये फर्दर कन्वर्ट होता है 2 FADH2 में। ठीक है। और फिर 4 ATP का ही फॉर्मेशन होता है, तो एक ग्लूकोज से यहाँ पे टोटल 36 ATP का फॉर्मेशन होता है। इन प्रोकैरियोट्स नो शटल सिस्टम ऑपरेट्स,
थ्रू 38 एटीपी प्रोड्यूस। तो जो भी प्रोकैरियोट्स एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं वहां पे कोई भी शटल सिस्टम ऑपरेट नहीं करता, इसीलिए हमेशा 38 एटीपी बनता है। ह्यूमंस में मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट कॉमन अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल सिस्टम से जाएगा तो 36 एटीपी बनेगा, और अगर मैलेट एस्पार्टिएट शटल के सिस्टम के थ्रू जाएगा तो 38 एटीपी बनेगा। तो फाइनल जो तुमने सारे प्रोसेसेस पढ़ लिए रेस्पिरेशन की, उसकी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट तुम्हारे सामने है, ठीक है। क्या है? ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बना। अब जो ग्लाइकोलिसिस से तुम्हें NADH2 मिला है उससे या तो 4 बनेगा या तो 6 बनेगा, ठीक है। ये शटल सिस्टम पे डिपेंड करेगा। 2 NADH2 जो है लिंक रिएक्शन में वहां से 6 एटीपी बना, और TCA साइकिल में तुमने पहले से कैलकुलेट किया हुआ था 24 एटीपी बनेगा। तो टोटल हो गया ना 36 एटीपी या 38 एटीपी, ठीक है। तो यही हो गया तुम्हारा रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। सारी चीजें तुम्हारे सामने आ गई। एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बच्चों, इसकी एफिशिएंसी क्या है? एक एटीपी स्टोर करता है 34 किलो जूल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ठीक है, या 8.15 किलो कैलोरी पर मोल। 38 एटीपी कितना करेगा? 38 से मल्टीप्लाई कर दो, 1290 किलो जूल, इतनी एनर्जी 38 एटीपी। और एक ग्लूकोज एनर्जी स्टोर करता है 2870 किलो जूल, ठीक है। तो हमने एक ग्लूकोज से टोटल कितने एटीपी बनाए थे? 38 एटीपी। तो बस एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लो, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, तो 45% एफिशिएंसी आती है, ठीक है। ग्लूकोज से जो हमने एटीपी बनाया, तो ग्लूकोज में कितनी एनर्जी थी और एटीपी के थ्रू हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, हमने उसको कैलकुलेट किया। तो जो एफिशिएंसी आई हमारी एरोबिक रेस्पिरेशन की वो 45%। एनारोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी कितनी थी? 7%। एम्फीबॉलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी पाथवे या TCA साइकिल इज एम्फीबॉलिक पाथवे, बट द मेन ऑब्जेक्टिव इज कैटाबॉलिज्म। ये एम्फीबॉलिक पाथवे मतलब कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, लेकिन इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कैटाबॉलिज्म का है, ठीक है। जैसे कि बच्चों देखो, एसिटिल कोएंजाइम ए है, वो यूज हो सकता है जिब्रेलिन्स के फॉर्मेशन में, टर्पीन्स में, कैरोटिनॉइड्स की सिंथेसिस में, ठीक है। जिब्रेलिन्स, टर्पीन्स और कैरोटिनॉइड्स की सिंथेसिस में। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, एल्कलॉइड्स और pyrimidines, succinyl coenzyme, chlorophyll and cytochrome synthesis, and alpha ketoglutarate amino acid synthesis। ये सबके फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। अब देखो बच्चा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो थे तुम्हारे, मेन क्या था? मेन था कार्बोहाइड्रेट, फिर था प्रोटीन, फिर था फैट, और फिर सबसे लास्ट में ऑर्गेनिक एसिड। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का प्रेफरेंस था, ठीक है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट का तो तुमने देख लिया, जैसे ग्लूकोज का, सिंपल शुगर का, यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर डैप, DHAP या ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ठीक है, ग्लिसरॉल DHP फॉस्फेट, फाइनली पायरुविक एसिड बनेगा। फिर लिंक रिएक्शन होगा, एसिटिल कोएंजाइम ए बनेगा, फिर वो TCA में जाएगा। तो ये तो तुमने देख लिया। अगर प्रोटीन्स है तुम्हारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो अमीनो एसिड पे कन्वर्ट होंगे, और फिर अमीनो एसिड्स कन्वर्ट होंगे सीधे के सीधे पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड के थ्रू वो आगे एसिड लिंक रिएक्शन में जाएगा, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा पायरुविक एसिड के फॉर्म में। और वही अगर तुम्हारा लिपिड्स या फैट्स हैं तो उनकी हाइड्रोलिसिस होगी पहले फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में, ठीक है बच्चों। फैटी एसिड्स या ग्लिसरॉल में, अगर ग्लिसरॉल होगा तो उसका कन्वर्शन होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, ठीक है, और फिर वो यहाँ से तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस में एंटर करेगा। फैटी एसिड है बच्चों, तो उसका कन्वर्शन हो जाएगा सीधे एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है, और फिर सीधे लिंक रिएक्शन करके वो TCA साइकिल में एंटर करेगा। तो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का देखो डिफरेंट प्रोसेस है। प्रोटीन्स जो है अमीनो एसिड के थ्रू वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होकर यहाँ से एंटर कर रहे हैं, और अगर फैट्स हैं तो वो ब्रेक डाउन हो रहा है उनका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल बदल रहा है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और फिर फॉरवर्ड कन्वर्ट होगा वो 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में, और फिर वो ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू करेगा, फिर लिंक रिएक्शन, फिर TCA। लेकिन फैटी एसिड है तो सीधे सीधे एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा, और फिर वो कंटिन्यू करेगा लिंक रिएक्शन, और फिर उसके बाद लिंक रिएक्शन में कंप्लीट कर चुका है, सीधे की सीधे एसिटिल कोएंजाइम में एंटर कर जाएगा TCA साइकिल में ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ। फर्दर आगे देखो बच्चों, प्योर फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट यूज्ड इन रेस्पिरेशन। कभी भी प्योर फैट और प्रोटीन्स रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो समझ गए प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में, और फिर बनाते हैं पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड बनाते हैं और एंटर कर जाते हैं। अब देखो, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट्स भी एज इट इज नहीं जाते ऑक्सीडेशन, पहले कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में बिफोर एंटरिंग रेस्पिरेशन। जैसे कि सुक्रोज है डिराइव, तो इन्वर्टेज के प्रेजेंट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जाएगा, और फिर ग्लूकोज एंटर करेगा ग्लाइकोज। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट RQ वैल्यू।
रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट या रेस्पिरेटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला है आरक्यू। आरक्यू बराबर वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अराउंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब कि कितना CO2 रिलीज हुआ, कितना CO2 रिलीज हुआ अपॉन कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट देखो, देखो बच्चों, जब भी ऐसा कुछ हम एफिशिएंसी निकालते तो हम वही कैलकुलेट करते हैं कि ऊपर कितना हमें मिला फाइनल अपॉन कितना हमने यूज किया। तो आरक्यू भी देखो वही है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व, कितना CO2 बाहर गया अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर CO2 था, वॉल्यूम ऑफ CO2 था कि वॉल्यूम ऑफ O2 था। तो देखो याद करने का सिंपल तरीका है, जब भी हम कभी भी ऐसे कुछ डिवाइड करके एफिशिएंसी या कुछ भी ऐसा हम निकालते हैं, तो हमेशा जो हमारा आउटपुट होता है उसको ऊपर रखते हैं और जो भी इनपुट होता है उसको नीचे रखते हैं। प्लांट्स में देखो बच्चों, आउटपुट हमेशा ऑक्सीजन होता है, इनपुट हमेशा ऑक्सीजन होता है, प्लांट्स हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं और फिर CO2 इवॉल्व करेंगे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ठीक है? प्लांट्स में तो यही चलता है ना। तो वही यहाँ पे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट है, वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व अलॉन्ग अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, कितना CO2 निकला अपॉन कितना ऑक्सीजन यूज हुआ। यही हो गया आरक्यू। अब देखो बच्चों, आरक्यू जो है ना, उससे तुम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का पता लगा सकते हो। आरक्यू वैल्यू पता है तो इंडिकेटिव ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आरक्यू हमेशा 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आरक्यू 1, ये सब याद रखना पड़ेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स के लिए रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 होता है। जैसे C6H12O6 प्लस 6O2, 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे देखो 6CO2 इवॉल्व हुआ, 6 ऑक्सीजन लगा, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1। कहाँ कहाँ पे है? जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ व्हीट, राइस, ओट एटसेट्रा। फैट के लिए बच्चों देखो आरक्यू जो है वो 0.7 है। ठीक है? फैट के लिए 0.7 है, जैसे कि एग्जांपल हमारे एनसीईआरटी बुक का ही है कि ट्राइपार्मिटीन प्लस 142 ऑक्सीजन से 102 CO2, 98 H2O प्लस एनर्जी। तो 142 अपॉन 102 अपॉन 145, तो ये हो जाता है 0.7। जर्मिनेटिंग सीड्स ऑफ ग्राउंडनट, सनफ्लावर, कैस्टर, कोकोनट एटसेट्रा। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। आगे देखो बच्चों, प्रोटीन्स के लिए आरक्यू है 0.9। ऑर्गेनिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन रिच होते हैं। ठीक है? जैसे मैलिक एसिड का 1.33, सिट्रिक एसिड का 1.3, ऑक्सैलिक एसिड का 4। सक्सेलेंट्स या कैम प्लांट्स के लिए 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी CO2 इवॉल्व ही नहीं होता है, बिकॉज नो CO2 इवॉल्व। एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं यूज होता। For fully mature seeds greater than 1. If RQ value is less than 1, then the substrate is oxygen deficient. अगर RQ वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका मतलब सबस्ट्रेट डेफिशिएंट है। कहाँ कहाँ आ रही है? फैट्स में 0.7, प्रोटीन में 0.9। तो बच्चों हमेशा आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि फैट्स में 0.7 था कि 0.9 था, प्रोटीन्स में क्या था, 0.7 था या 0.9 था। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका है, देखो P है, P फॉर प्रोटीन, इसी को बस इसकी मिरर इमेज बना दो। ये हो गया 0.9, तो प्रोटीन में होता है 0.9। प्रोटीन का याद करने का सिंपल तरीका है पी। ठीक है, इसकी मिरर इमेज जो है 9, 0.9 हो गया प्रोटीन का तुम्हारा रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, और फैट्स के लिए हो जाएगा 0.7। कंफ्यूजन देखो बच्चों यही छोटे छोटे होते हैं कि फैट्स में 0.7 था कि 0.9 था, या प्रोटीन में जब ऑप्शन आ जाता है 4 तो कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीका है। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, PPP। ठीक है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, इसका नाम देखो क्या है, ऑल्टरनेटिव पाथवे, या सेफ्टी वॉल्व ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे मतलब एचएमपी पाथवे, या फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे, या बार्बर लिपमैन डिकमेंस पाथवे। ठीक है, इतने नाम से याद करने की जरूरत नहीं है, एचएमपी याद कर लो, और पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑपरेट्स व्हेन ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप्ड बाय एनी रीजन, तो कॉल्ड एज अल्टरनेटिव पाथवे। जब भी ग्लाइकोलाइसिस किसी वजह से रुक जाती है तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ऑपरेट करने लगता है। ये पाथवे जो है इसके 6 ऑक्सीडेटिव स्टेप्स हैं, जो 2 बार होते हैं तो टोटल 12 NADH2 NADPH2 बनता है। 12 NADPH2 बना तो मतलब 36 ATP बन गया। ठीक है, ये बैक्टीरिया में भी होता है, ऑपरेट्स आल्सो इन बैक्टीरिया। This NADH2 never enters in TCA cycle because efficiency of this pathway for ATP synthesis is very low. But when need arises in case of emergency, NADH2 of this pathway enters in mitochondria and ETS to synthesize ATP. ये जो तुम्हारा TCA साइकिल्स, अरे पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से जो भी तुम्हारा NADH2 बनता है, ये कभी भी TCA साइकिल में एंटर नहीं करता ATP सिंथेसिस के लिए।
ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से एटीपी सिंथेसिस बहुत कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशंस में ये एटीएस में जाके एटीपी सिंथेसाइज कर भी देता है। आगे देखो बच्चों, but generally NADH2 which form in pentose phosphate pathway used in reduction of peroxidase. peroxide की रिडक्शन में NADH2 इन्वॉल्व होता है जो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में बनता है, ठीक है। peroxide, superoxide और free radicals which in cells through different physiological process. तो सेल्स में डिफरेंट फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस की वजह से जो भी पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड और फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं ना बच्चों, तो उसके रिडक्शन में NADH2 का इस्तेमाल होता है जो NADH2 पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की वजह से बन रहा है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज इज द मेन एंजाइम ऑफ दिस पाथवे। तो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे का मेन एंजाइम जो है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो हीमोलाइसिस होता है, ठीक है, रप्चर ऑफ आरबीसीज। कंजम्पशन ऑफ फैविनिन causes deficiency of this enzyme और डिजीज को कहते हैं फैबिज्म, ठीक है, इट causes hemolysis of आरबीसी। और तो बच्चों जो लास्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेट ऑफ रेस्पिरेशन? वाटर कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग वाटर कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बच्चा बढ़ाओगे ना, तो पहले तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा, बट जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो रेट घटने लगेगा, क्योंकि फिर हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स डीनेचर्ड होने लगते हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। और anaerobic respiration में a certain value of concentration of oxygen is required. When concentration of oxygen is less than that condition, then anaerobic respiration starts. ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब उससे कम ऑक्सीजन मिलने लगता है तो हमारी बॉडी या प्लांट्स कहीं भी एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कंजम्पशन ऑफ सबस्ट्रेट फास्ट होने लगता है। जब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो भी जो भी सबस्ट्रेट्स है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, वो जल्दी जल्दी खत्म होंगे ना, ठीक है, क्योंकि बस दो एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। और ज्यादा ज्यादा एनर्जी अगर चाहिए तो फिर जल्दी जल्दी फॉर्मेशन होने लगेगा ना, जल्दी जल्दी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज होने लगेंगे। फॉर कंजर्वेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑक्सीजन सप्लाई इज इसेंशियल। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज पास्चर इफेक्ट, ठीक है। पास्चर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड या सीन इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये तो सिंपल सी बात है। और यही जो फिनोमिनन है जो तुम्हारा, जब ऑक्सीजन डेफिशिएंट है बच्चों, ठीक है, और बॉडी एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लग रही है, और सबस्ट्रेट को बचाने के लिए अगर हम ऑक्सीजन की कंटिन्यूअस सप्लाई रखेंगे तो सबस्ट्रेट धीरे धीरे कंज्यूम होगा। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं पास्चर इफेक्ट। और ये कभी एनारोबिक बैक्टीरिया में तो शो ही नहीं होगा ना, क्योंकि एनारोबिक बैक्टीरिया में ऑक्सीजन कितनी भी सप्लाई कर दो, वहां पे मैकेनिज्म ही नहीं है उस ऑक्सीजन को यूज करने के लिए, वहां तो हमेशा एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होगा। तो वही लिखा हुआ है, पास्चर इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड या सीन इन एरोबिक बैक्टीरिया। फर्दर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन डेफिनेटली बढ़ेगा ही। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन घटेगा। दोनों का सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन समझना है तो ली चैटरलियर्स प्रिंसिपल अगर अच्छे से समझते होगे तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन आगे जाएगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम समझते हो ना, वैसे बॉडी में हर जगह इक्विलिब्रियम, दुनिया की हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये चैप्टर यहीं खत्म होता है बच्चों। आप इस रिवीजन सीरीज को ऐसे फॉलो करते रहे, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछें, उसका जरूर मैं आंसर करूंगा। नोट्स आप ये सेम नोट्स जाके टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करेंगे, एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये संकल्प लेंगे कि नीट शास के साथ आप बायोलॉजी में 340 प्लस इस बार स्कोर करना है तो करना है, और नीट 21 में मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है, ठीक है। तो थैंक यू।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट जर्नी। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, और खूब खुश रहो। धन्यवाद।